Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 7, First World War. We have completed till here. We have completed in last class the new techniques that is used in the First World War. Now we are going to start how the war affected the people. If you have not seen the other parts, the link is in the description box. Please go and watch it. The First World War was a total war. It was the first war in which all the people of every country caught in its ambit were thrust into the conflict and suffered its consequences. People living in the battle front areas were the worst sufferers. They were looted, raped, and subjected to atrocities by the enemy troops. Their homes and fields were completely destroyed, rendering them homeless. The most seriously affected country were Belgium, France, Poland, and Russia. देखिए यहाँ पर बता रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो पूरी तरीके से क्या था, हर जगह पर क्या है, एक पूरी तरीके से वॉर का माहौल था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग थे, जो पीपल थे, हर एक कंट्री के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, थ्रस्ट पर थे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में थे और सबसे ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े वो लोगों को ही झेलने पड़े. जो लोग थे जो बैटल एरिया के पास रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी लड़ाई हो रही थी वहाँ पर अगर उसके आसपास के कोई भी एरिया में रहते हैं तो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया. यहाँ पर उन जो लोग वहाँ आसपास में रह रहे हैं उनको या तो लूट लिया जाता था या उनका रेप हो जाता था. और बहुत सारे जो एनिमी ट्रूप्स रहते थे वो उनके घर को पूरा तहस नहस कर देते, तबाह कर देते थे. ठीक है, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ जो थी वो एनिमी ट्रूप्स ने उनको वहाँ पर दी. उनके होम्स हो गए, फील्ड्स हो गए, ये सभी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको होमलेस कर दिया था एनिमी ट्रूप्स ने. सबसे ज़्यादा तो जो अफेक्टेड कंट्रीज थी वो है आपका बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड एंड रशिया. Every government stirred up war hysteria to win the support of their people. In promoting patriotism, they also fanned hatred for the enemy. School textbook, posters, plays, and other cultural means were extensively used in the war propaganda, making a deep impact on people. In the early years of the war, the targets of the propaganda were mostly the religious and linguistic minorities living in the country. These people were evicted from their homes and jobs, forced to live in camps under strict police surveillance. The war hysteria inspired lakhs of young people to enlist and go to the front where they killed and died for their country. ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वो इस वॉर में लोगों का सपोर्ट चाहती थी और इस पेट्रोटिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, पेट्रोटिज्म को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए उन्होंने हर जगह पर, चाहे वो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स हो, पोस्टर्स हो, प्ले हो, कोई भी कल्चरल मीन्स हो जिसके थ्रू वो लोगों के प्रति जो पेट्रोटिज्म की जो भावना है वो जगा सकती थी, वो वहाँ पर वो जगाती है और जगाने की कोशिश करती है. हर जगह पर कुछ ना कुछ यहाँ पर लगाकर और उनके कल्चरल मीन्स के थ्रू उनको पेट्रोटिज्म के एहसास दिलाने की यहाँ पर कोशिश करती है ताकि लोगों पर बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़े और वो उनका सपोर्ट करें. अर्ली ईयर्स में, ठीक है, स्टार्टिंग के साल पे जब वॉर हो रहा था तो जो प्रोपेगेंडा था वो ये था कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं जो कि कंट्री पे लीव कर रही हैं उनको टारगेट किया जाता था. ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद में जो लोग थे वो वहाँ से एविक्टेड हो गए मीन्स वहाँ से उन्होंने वहाँ घर को खाली कर दिया और वो एक कैंप में उनको फोर्सफुली वहाँ पर रहना उनको रखा गया, ताकि फोर्सफुली रखा गया अंडर स्ट्रिक्ट पुलिस सर्विलेंस. ठीक है, पुलिस के अंडर में उनको वहाँ पर फोर्सफुली कैंप्स में उनको रखा गया. ये जो वॉर हिस्टेरिया था उससे बहुत सारे यंग पीपल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए मीन्स उनका पेट्रोटिज्म जो था वो वहाँ पर आपका देखने को मिला और वो वहाँ पर अपने कंट्री के लिए आगे आकर लड़ाई की है. ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आपका पेट्रोटिज्म वाला फीलिंग यहाँ पर आ गया उनके अंदर में और वहाँ पर वो वॉर पे उन्होंने भी
अपनी कंट्री का साथ दिया, और फिर वो चाहे मरे या जिए, अपनी कंट्री का उन्होंने यहाँ पर साथ दिया। Gradually, the true reality of the horrors of war began to surface. Demands for peace and an end of war arose in all countries as the people rose in rebellion. Almost every family was affected as their adult members enlisted and went to their death or returned injured or disabled. They bore the brunt of the war, its cost and consequences in some way or the other. One serious consequence was the threat to starvation as food becomes scarce. Governments procured foodstuff in huge quantities to feed their armies. Another reason for the scarcity of foodstuff in the market was the disruption of trade. The war conditions prevented the flow of foodstuff that were traditionally imported. Countries began rationing food to ensure that everyone got at least the bare minimum. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया, उस वक्त पे वॉर जैसे जैसे बढ़ता गया, बहुत सारे लोग सफ़र करने लगे, और अपने आप को सफ़र करता देखकर, बहुत सारे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सफ़र करता देखकर लोग जो थे वो पीस की डिमांड करने लगे, और वो कहने लगे कि वॉर को अब ख़त्म कर देना चाहिए। लगभग सारी कंट्रीज में जो लोग थे वो अब चाहते थे कि वॉर जो हो वो खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। लगभग सारी फैमिलीज जो थी वो इस वॉर के कारण अफेक्टेड थी, या तो उनके एडल्ट्स जो थे वो अफेक्टेड थे, या फिर किसी न किसी तरीके से उनकी फैमिली क्या हो रही थी, वहाँ पर अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक और जो सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को वॉर के टाइम पे मिला वो था आपका स्टारवेशन ऑफ फूड। ठीक है, लोग वहाँ पर भूख के कारण भी मर रहे थे, उनको बेयरली मिनिमम जो अमाउंट था वो बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट जो थी वो सारे जो फूड स्टफ थे उनको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्जर्स के लिए उनको खाना देने के लिए वो वहाँ पर फूड को प्रोक्योर कर लेती थी, ले लेती थी। और दूसरा रीज़न ये था कि फूड अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रहा था। तो जो ट्रेड था, फूड का जो ट्रेड था या बाकी सारी चीज़ों का जो भी ट्रेड था, मार्केट था, वो सभी क्या हो गया था, बंद हो गया था। कोई भी वहाँ पर फूड खरीद नहीं सक रहा था, जो कि बाहर से या तो इम्पोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर इसके कारण से भी फूड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कंट्रीज थी, ठीक है, अब जो कंट्रीज जिनके पास में फूड अवेलेबल है वो वहाँ पर अपने आप में वो क्या करने लगी, वहाँ पर फूड को स्टोर करके रखने लगी, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लोगों को वहाँ पर देना चाहती थी कि वो भूख से ना मरे। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज ने क्या है, राशनिंग स्टार्ट कर दिया ताकि वो इंश्योर कर सके कि सभी के पास में एटलीस्ट मिनिमम फूड तो है। On the industrial front, factories began gearing their production to meet the war effort. This led to an acute shortage of consumer goods that people required in their daily lives. Price rose as both foodstuff and consumer goods became scarce, doubling and even tripling. But the wages of workers did not rise in proportion. Factory and mill owners, catering to the war's needs, earned handsome profits and enriched themselves, but the wages of workers remained the same. Public facilities like hospitals and dispensaries were also diverted to the war effort, inconvenience the people and making them suffer. अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में जो भी फैक्ट्री के ओनर्स थे वो ये चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने वॉर के सामान, ठीक है, जो वॉर पे काम आए ऐसे सामान को उनके वॉर के सामान को प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वॉर के सामान को प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी कंज्यूमर आइटम्स था, जो कंज्यूमर गुड्स थे, वो जो कि डेली नीड्स पे लोगों के काम आते थे, वो क्या हो गया, उसका शॉर्टेज होने लगा, कम होने लग गया वो। ठीक है, और जिसकी वजह से जो भी अवेलेबल कंज्यूमर गुड्स थे उनका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास में पैसे भी उस वक्त पे कम थे, और यहाँ पर जो फूड का जो प्राइस है वो भी जस्ट डबल हो गया था। लेकिन उनके जो वेजेस थे, ठीक है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे उनके जो वेजेस थे वो उस तरीके से नहीं बढ़ रहे थे जिस तरीके से जो फूड का जो प्राइस है वो बढ़ रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पर फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे वो वॉर नीड्स को सप्लाई कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। लेकिन जो वहाँ जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके पास में उतने पैसे नहीं उनको प्रोवाइड हो रहे थे जिससे कि वो वहाँ पर अपना खाना पीना जो है वो मतलब जो उनकी डेली नेसेसिटीज़ हैं वो उनको पूरा कर पाए। अब यहाँ पर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरीज हो गया, ये सब भी वॉर एफर्ट में ही जुड़े हुए थे, क्योंकि लोग वॉर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, उनका इलाज हॉस्पिटल्स को करना था, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा था और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए सफ़र भी कर रहे थे। As the war casualties and mortality figures rose, with every family reporting losses to their adult members, the people's anger turned on those who were responsible for whipping up war hysteria and leading their country into the conflict. The workers began agitating for more wages. People realized that it was the absence of democracy in their country that made it so easy for their war-mongering government to lead them into this horrible war. Had democracy been established, the government would have been forced to listen to the people and not wage war against their wishes. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे वॉर की कैजुअलिटीज बढ़ रही थी, जैसे जैसे लोग यहाँ पर लोग या तो इंजर्ड थे या फिर उनकी डेथ हो जा रही थी, मोरालिटी रेट जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो हर एक फैमिली में क्या हो रहा था, हर एक फैमिली ने कुछ ना कुछ लॉस किया था और ज़्यादातर एडल्ट मेंबर्स को यहाँ पर उनका लॉस हुआ था। हर एक फैमिली के जो एडल्ट मेंबर्स थे वो या तो कैजुअलिटी या तो उनकी डेथ हो गई थी या फिर यहाँ पर वो इंजर्ड थे। तो इस वजह से लोगों का जो एंगर था, ठीक है, जो बाकी के जो लोग बचे थे उनका जो एंगर था, उनका जो गुस्सा था वो बढ़ने लग गया, और वो यहाँ पर जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, वॉर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको क्या करने लगे, यहाँ पर क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। और फिर पूरी कंट्री जो है वो क्या हो गई, कन्फ्लिक्ट में आ गई कि किसने मीन्स यहाँ पर वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उनके सामने में आ रही थी। तब वर्कर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ की, मतलब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री में उस वक्त पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, इस कारण ऐसा हुआ। तो वो फिर ये सोचने लगे कि अगर डेमोक्रेसी होती तो शायद गवर्नमेंट जो है वो अपना फैसला खुद ना लेकर लोगों के फैसले के ऊपर क्या करती, वहाँ पर लोगों को क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती तो वहाँ पर उनको लोगों को सुनना पड़ता और शायद ये वॉर जो है वो नहीं हो पाता, उनके विशेस के अगेंस्ट पे ये वॉर नहीं होता। By 1917, barely 3 years after the outreach of war, anti-war sentiment began widespread in every country. The people of Germany, Russia, Turkey, Austria-Hungary and other countries rose in revolt against their own governments. The wave of democratic revolutions and that last this countries saw their traditional empires disintegrating even before the war ended. ठीक है, देखिए 1917 में करीब 3 साल बाद जब वॉर को होते हुए 3 साल हो गए थे, उस वक्त पे जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा फैलने लगे पूरी कंट्री में। जो भी लोग थे जर्मनी में, रशिया में, टर्की में, ऑस्ट्रिया हंगरिया, कहीं भी, और हर एक कंट्रीज पे अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लोग वहाँ पर रिवॉल्ट करने लगे, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लोग जाने लगे और वो फिर इस चीज़ की डिमांड करने लगे कि उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, अब देखिए India too felt the acute impact of the war. The country had to send its soldiers to the war front and also bear a heavy tax burden as the British rulers increased taxes to raise money to pay for the war effort. With foodstuff and industrial goods being diverted to the army, price rose manifold. The biggest sufferers were the common people, but it was the golden opportunity for Indian industrialists who sold their goods at inflated prices to amass profits. This changing situation have momentum to the national movement, catalyzing the fight against the colonial government. अब देखिए यहाँ पर इंडिया ने भी ये बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट था, वॉर का जो इम्पैक्ट था वो भी यहाँ पर झेला, और हमारी कंट्री के भी सोल्जर्स जो थे वो वॉर पे गए हुए थे, और साथ में उनको जो कॉमनर्स जो लोग थे जो इंडिया में रह रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स ने वहाँ पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया था ताकि वो वॉर में
जो पैसे हैं, ठीक है, वॉर के लिए जो पैसे हैं वो वहां पर रेस कर पाए। इसकी वजह से उन्होंने इंडिया में जो टैक्स वो लेते थे उसका और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब जो फूड स्टफ था और इंडस्ट्रियल गुड्स थे वो सारे के सारे आर्मी के लोगों को दिए जाने लगे, तो जिसकी वजह से प्राइस भी जो था, जो नॉर्मल चीज़ों का, फूड स्टफ का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बहुत जो सबसे ज़्यादा जो सफरर्स जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल ही थे। सबसे कॉमन मीन्स कॉमन पीपल ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो अपने जो प्राइसेस थे, मीन्स अपने जो गुड्स थे उसको हाई प्राइस पे बेचते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमाते थे। ये चेंजिंग सिचुएशन को देखकर जो मोमेंटम था, नेशनल मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और जिसकी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ में जो फाइट थी वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ी। नेक्स्ट देखिए, वॉर एंड विमेन। As we saw earlier, the situation of women changed rapidly during the course of the World War. Since most male adults were conscripted in the war effort, the women had to venture out of their homes to work in the factories and farms to support their families. This was in addition to the daily household duties. The change in their routine in their routine and role left a lasting impression on them. They began to feel more independent as they become more aware of their social worth and rights. They developed a new understanding of their position and role in society. In many countries, it was the women who agitated to put an end to the war and restore peace, because they were the ones most severely affected by its consequences. Their growing awareness led women's organization to demand the right to vote in parliamentary elections. In 1918, Britain became the first country to give all propertied women about 30 years the right to vote. ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मेल अडल्ट्स थे वो वॉर के लिए जा रहे थे, तो घर पे जो बच रही थी वो आपका विमेन्स ही वहाँ पर बच रही थी। तो अब विमेन्स को, ठीक है, क्योंकि सारे अडल्ट जो थे, मेल अडल्ट जो थे वो वॉर पे गए हुए हैं, तो विमेन्स को क्या करना पड़ा, अपने घर से निकलकर फैक्ट्रीज पे वर्क करना पड़ा, फार्म्स पे वर्क करना पड़ा, ताकि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। इसके साथ ही उनके जो डेली हाउस होल्ड के वर्क जो थे उनको वो भी करना पड़ता था। अब क्योंकि उनका रूटीन चेंज हो गया था, तो रूटीन उनका चेंज हो गया था, उनके जो रोल थे वो क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे, लगभग पूरी तरीके से थोड़े से चेंज हो गए थे। तो ये उनका रोल चेंज होने के बाद में उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फील हुआ। वो अपने राइट्स के बारे में, अपने सोशल वर्थ के बारे में यहाँ पर उनको जानकारी हुई जब वो बाहर निकले तब। अब इसके उन्होंने ये जो फीलिंग थी, ठीक है, मीन्स जो एक नई अंडरस्टैंडिंग उन्होंने इस दौरान डेवलप की, किस तरीके की वो जो सोसाइटी है उसको समझ सके, अपने पोजीशन को समझ सके, अपने जो भी सोसाइटी में उनका रोल है वो समझ सके। बहुत सारी कंट्रीज में विमेन ही थी जो कि जिन्होंने वॉर के एंड के लिए, ठीक है, वॉर के एंड के लिए और वापस से पीस को रीस्टोर करने के लिए अपना मीन्स उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, ठीक है, वुमेन्स ही थी जिन्होंने शुरुआत की थी कि वो वॉर अब खत्म हो जाना चाहिए और सभी जगह अब पीस स्टैब्लिश होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सफर कर रही थी वो आपका विमेन्स ही थी। उनके जो हस्बैंड्स थे, ब्रदर्स थे, ये सभी क्या है, वॉर पे रहते थे, ठीक है, तो अगर उनको कुछ भी हो जाता तो सबसे ज्यादा सफर करने वाली यहाँ पर विमेन्स ही थी, ठीक है। ये जो ग्रोइंग अवेयरनेस था विमेन्स के प्रति, जो ग्रोइंग अवेयरनेस था, विमेन्स जो थी वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रही थी सोसाइटीज के बारे में। तो जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस था, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस जो थे कंट्रीज पे, वो डिमांड करने लगे कि उनको भी पहले के टाइम पे जो क्या है, जो गवर्नमेंट रहती थी उनमें विमेन्स को वोट का अधिकार नहीं था, ठीक है, कोई भी राइट टू वोट यहाँ पर नहीं मिलता था उनको। तो क्योंकि वो ज्यादा अब अवेयर होने लगी अपने रोल को लेके, सोसाइटी में उनके रोल को लेके, अपने खुद के पोजीशन पे वो अब स्टैंड कर सकती थी, तो वो डिमांड करने लगी गवर्नमेंट से
कि उनको भी राइट टू वोट जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 1918 में ब्रिटेन जो था वो फर्स्ट कंट्री बनी जिन्होंने सभी 30 ईयर्स से ज़्यादा की जो भी विमेन्स थी उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया, ठीक है। आपका आज के लिए आपका इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीस ट्रीटीज पढ़ेंगे। थैंक यू।